आज हम बात करेंगे कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? एक नैरो ट्यूब हमने देखा है, स्ट्रॉ जैसी, ठीक है, जिसमें हम लोग जो फ्लूइड है या लिक्विड है राइज करता है जब भी वो किसी लिक्विड में डिप की जाती है, किसी भी कंटेनर में रखे हुए लिक्विड में डिप की जाती है, तो वाटर लेवल वहां पे राइज करता है या फिर फॉल करता है। ठीक है, तो जब भी किसी और लिक्विड में डिप की जाएगी तो उसका लेवल या तो राइज करेगा या फिर फॉल करेगा। तो इसको हम असेंड या डिसेंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग के सराउंडिंग लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है कि वाटर लेवल राइज करेगा इसमें या वाटर लेवल फॉल करेगा इसमें। तो ये बात आपको एकदम क्रूड लेवल में ये आपने एक्सपीरियंस की है। तो इसी फिनोमेना को हम लोग कैपिलरी एक्शन या फिर कैपिलरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो कैपिलरी एक्शन या कैपिलरिटी इसी फंडे का नाम है। तो हमने देखा है कि प्रीवियस डिस्कशन में अगर वाटर ग्लास का इंटरेक्शन है तो वाटर लेवल में ऐसा कुछ मिनिस्कस बन जाता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा? एक्यूट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेस देन 90 डिग्री। और वही अगर मर्क्यूरी और ग्लास का इंटरेक्शन है तो वहां पर आपका मिनिस्कस कॉन्वेक्स बन जाता है। ये कॉनकेव मिनिस्कस है, कॉनकेव शेप बन रहा है यहाँ पे, और ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिनिस्कस जो बन रहा है आपका, यहाँ पर अगर ग्लास और लिक्विड सरफेस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये बड़ा जो एंगल है थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना। और यहाँ पर जो थीटा एंगल है दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको एक्यूट एंगल मिलेगा, यहाँ पर आपको ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। ठीक है, उसी बेसिस पे हमने डिस्कशन आगे बढ़ाया था। ये कोहेसिव, तो यहाँ पर जो भी इन्वॉल्वमेंट है दैट इज एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट है वहां पे। ठीक है, तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इसी को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जब भी हम कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी ट्यूब की बात करते हैं तो अगर इसको मैं थोड़ा बड़े लेवल पे बनाऊं तो क्या होगा कि अगर वाटर और ग्लास का कनेक्शन है तो आपको कॉनकेव मिनिस्कस मिलेगा। कॉनकेव शेप है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉनकेव शेप मतलब यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा ये हो जाएगा थीटा। तो थीटा है लेस देन 90 डिग्री। तो हमें पता है कि जब भी ऐसा कुछ कॉनकेव शेप मिलता है तो हम इसको अगर लार्जर एक्सटेंट में देखें तो ऐसा कुछ शेप दिखेगा, क्योंकि यहां पर भी पानी जैसे नहीं है पर ये थोड़ा सा हेमिस्फीयर मिल रहा है हमें। ठीक है, तो इस हेमिस्फीयर का कुछ ना कुछ रेडियस होगा। ठीक है, तो यहां पर इनसाइड द बबल या इनसाइड द लिक्विड क्या होता है? प्रेशर ज्यादा होता है। तो मिनिस्कस जो कॉनकेव मिनिस्कस है उसमें आप देखेंगे कि ये वाला जो कॉन्वेक्स पार्ट है और ये वाला अंदर वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉनकेव पोर्शन। तो कॉनकेव पोर्शन में ज्यादा प्रेशर है एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स पार्ट। तो अगर मैं इसको पॉइंट बी बोलूँ, इसको पॉइंट ए बोलूँ, तो क्या हो जाएगा? प्रेशर एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी। ये बात हमें समझ में आती है। तो प्रेशर एट पॉइंट ए कितना होगा? प्रेशर एट पॉइंट ए हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा बिकॉज इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर एट बी कितना होगा? अगर हम बबल या फिर इसको सॉलिड वाटर लिक्विड का ड्रॉप समझे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता है कि लिक्विड ड्रॉप के लिए एक्सेस प्रेशर हम लोग कितना लिखते हैं? 2T/R। बबल के लिए हम एक्सेस प्रेशर कितना लिखते हैं? 2T/4T/R। और अगर कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है, सिलेंड्रिकल कुछ, तो उसमें
टी बाय आर लिखते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको याद है तो आप इजीली कर पाओगे। तो हम इसमें लिक्विड ड्रॉप जैसा ही इसको मानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेनिस्कस जैसे वाटर लेवल राइज 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 होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग उसको होल लिक्विड मान रहे हैं। और ये लिक्विड है यहाँ पे, जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस 2T बाय आर विल बी द प्रेशर एट पॉइंट बी, ठीक है। तो यहां पर प्रेशर कम मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरा कि अगर आपने मर्क्यूरी और ग्लास का इंटरफेस लिया तो यहां पर आपको कॉन्वेक्स मेनिस्कस मिलेगा। कॉन्वेक्स पार्ट ऊपर में है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर आप बनाने जाए तो एंगल ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, ये एंगल होगा थीटा, तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा आपको। तो कोई भी आप पॉइंट पकड़िए यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पॉइंट बी और ये पॉइंट ए। तो पॉइंट ए इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा पॉइंट ए पे। पॉइंट बी पे क्या होगा, पी नॉट प्लस, क्योंकि इनसाइड लिक्विड का पार्ट आ रहा है तो 2T बाय आर, ठीक है। तो ज्यादा प्रेशर होगा, एक्सेस प्रेशर से आप इसको निकाल सकते हो। तो इसी प्रकार आपको प्रेशर कितना कहाँ मिल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने दोनों लिखा है यहाँ पे। फिर हमने तीसरा डिस्कशन भी किया था कि अगर लिक्विड लेवल सेम लेवल पे होता है, जैसे सिल्वर और ग्लास में देखा था हमने, सिल्वर और वाटर में देखा था, सॉरी, सिल्वर का कंटेनर था और वाटर में देखा था। तो यहाँ पर लिक्विड लेवल राइज नहीं होता है, तो वाटर लेवल राइज नहीं होता है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, अलोंग द सरफेस आता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना बन रहा है हमारा यहाँ पे, 90 डिग्री बन रहा था ना। एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना बन रहा था, 90 डिग्री बन रहा था, है कि नहीं, हमने चेक किया था ना ये सब। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट हमारा 90 डिग्री बन रहा था। देयर इज नो राइज और नो फॉल, ठीक है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री, समझ में, सिल्वर और वाटर के लिए। तो ये आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा इधर और इधर, है ना, ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो भी हाइट होगा हाइट का तो मतलब प्रेशर h/g तो वैरी करता ही है, ठीक है। लेकिन अब एकदम छोटे छोटे लेवल पे आप अगर पॉइंट लोगे, डिफरेंस पे पॉइंट लोगे, सो देयर विल नॉट बी मच डिफरेंस। तो यहाँ पर कुछ एक्सेस प्रेशर का फंडा नहीं आएगा, समझ में आ रहा है आप। तो ये आपको याद रखना है। अगर कैपिलरी ट्यूब ऐसे राइज करता है या फॉल करता है या ऐसे जाता है, तो हम एक कॉमन ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि राइज कैसे करेगा और फॉल कैसे करेगा। तो कौन से लिक्विड में राइज करने वाला है और कौन से इसमें फॉल करने वाला है और क्यों करने वाला है, ये भी हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। So why the liquid rises in a capillary tube? तो कैपिलरी एक्शन एग्जैक्टली कैसे होती है वो हम देखेंगे। कि अगर एक कंटेनर में कैपिलरी ट्यूब आपने डाल दिया, तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, राइज करेगा या ड्रॉप करेगा, फॉल करेगा, ये हमको पता होना चाहिए। तो जैसे देखते हैं हम लोग, थोड़ा जूम करके देखते हैं इसको, कि कैपिलरी ट्यूब आपने एक बार डालने के बाद अगर वाटर और ग्लास का इंटरेक्शन है,
ये किसका है? ग्लास और वाटर का इंटरेक्शन। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? वाटर लेवल, सपोज हमें पता है कि ऐसा मेनिस्कस जाता है, कॉनकेव मेनिस्कस, ये हमने देखा है। तो क्या हो जाएगा? यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा विच इज नथिंग बट थीटा। तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? आपने देखा कि यहां पे एक पॉइंट ले ले हम, और यहां पे एक पॉइंट ले ले। दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, लेट अस सपोज। अब हमें पता है कि ये कर्वेचर है जो फॉर्म हुआ है, उसका कुछ रेडियस बनेगा यहाँ पे। ठीक है, उस रेडियस की वजह से यहाँ पर एक स्फीयर भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। बड़ा ले लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो एट पॉइंट बी इनसाइड द लिक्विड, और जो पानी है आउटसाइड द लिक्विड, मतलब यहां पर आप कोई एक पॉइंट पकड़ लो। तो स्टैंडर्ड नोटेशन ही लेता हूं मैं, ए बी सी। ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट ले लो डी। तो दीज आर ओपन टू एटमोस्फियर, और यहाँ पर हमें मेनिस्कस मिल रहा है। यहाँ और यहाँ सपोज लिक्विड लेवल राइज है और यहाँ पर मेनिस्कस मिला है हमें। तो ये मेनिस्कस मैंने यहाँ ड्रॉ किया। तो इस केस में क्या हो जाएगा? सराउंडिंग वाटर है, उसका लेवल यहाँ पर है, वाटर का लेवल यहाँ पर है ना। तो इस जगह पर जो पानी का लेवल होगा उसको मैं सी से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, तो जस्ट बिलो द वाटर लेवल हमारा पॉइंट बी है। तो एट पॉइंट ए क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। एट पॉइंट बी हमने अभी देखा था कि अगर वो कॉन्वेक्स साइड में है ना, कॉन्केव साइड जहां बबल बन रहा है, जहां स्पीयर बन रहा है, उसके अपोजिट साइड में है, तो यहां पर प्रेशर कम होगा। स्पेरिकल सरफेस के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? P माइनस 2T बाय आर। सिंपल है। एंड तीसरा विल बी एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो बाहर एटमोस्फेरिक प्रेशर है, अंदर भी एटमोस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन है ना यहां पर ये जो लिक्विड का लेवल है ना, वो और ये इनका अगर लेवल हम लोग चेक करें, एक ही लेवल है, इसका लेवल अगर हम लोग चेक करें तो जस्ट बिलो द मेनिस्कस प्रेशर डिफरेंस, और ये जो वाटर लेवल है इसका जो डिफरेंस है इसमें, इसकी वजह से अब पानी क्या करेगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करने लगेगा। लिक्विड लेवल बी और सी का जो प्रेशर डिफरेंस है उस वजह से क्या करेगा? इनफ्लो हो जाएगा पानी का, और पानी के इनफ्लो की वजह से कैपिलरी ट्यूब में, अगर ये बीकर में वाटर लेवल यहां पर है, यहां तक है, तो कैपिलरी ट्यूब में ये राइज करेगा, और राइज करने की वजह से कैपिलरी ट्यूब में एसेंड होगा। अब ये एसेंड जो हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि बाहर प्रेशर P नॉट है ना, और पानी के अंदर जो प्रेशर है वो P नॉट माइनस 2T बाय आर है। समझ में आया क्या? तो जैसे अगर मैं इसको और क्रूड फॉर्म में लिखूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि PC दैट इज आउटसाइड पॉइंट, ये C पॉइंट है और यहां पर B पॉइंट था, अगर वो सेम लेवल पे है तो यहां पर P नॉट प्रेशर था, है ना। तो दूसरी जगह पर जब प्रेशर लिखना है हमें, अब लिक्विड लेवल कितना राइज हुआ? अगर H हाइट तक राइज होता है तो अब इसके बॉटम में जो प्रेशर आएगा वो कितना होगा? एट B P नॉट प्लस
एच रो जी। समझ में आ रहा है क्या? पर पीबी ऑलरेडी कितना था? पीबी ऑलरेडी था पी नॉट माइनस 2 टी आर, है ना? यही था ना? तो आप लिख सकते हो कि पी नॉट कैंसिल और ये हो जाएगा एच रो जी इज इक्वल टू 2 टी आर। तो वो राइट साइड में दिख नहीं रहा था, तो मैं ये लिख रहा हूं कि इस ट्यूब में जो भी लिक्विड लेवल राइज हुआ है, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब थोड़ा बड़ा बना रहा हूं पर्पस में, तो ये वाटर लेवल था और ये वाटर लेवल यहां तक राइज हुआ है। तो यहां पर पॉइंट बी था हमारा, यहां पॉइंट सी था। तो वाटर लेवल राइज कब तक करेगा? जब तक यहां पर इन सारी जगहों पर प्रेशर इक्वल ना हो जाए। तो प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी, ये बात मानते हैं आप? और जो भी लिक्विड लेवल राइज हुआ है, वो लिक्विड लेवल राइज हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। तो अब लिक्विड लेवल राइज करना कब रुक जाएगा? जब इक्वल प्रेशर दोनों के बॉटम पे होगा। तो हमें पता है बी पे कितना प्रेशर था और ये एच हाइट तक राइज कर गया। वी नो द डेंसिटी ऑफ वाटर और ग्रेविटी एक्ट करेगी। तो इस जगह पर जो भी ट्यूब में प्रेशर होगा वो हो जाएगा एच रो जी, और बॉटम पे हमारा प्रेशर था पी नॉट माइनस बी पे जो प्रेशर था वो कितना था? 2T/R शुड बी इक्वल टू पीसी पे प्रेशर। पीसी पे प्रेशर कितना था? पी नॉट। ठीक है, तो पी नॉट कैंसिल हो गया, हमें मिला है एच रो जी इज इक्वल टू 2T/R। तो हमें ये जो रिलेशनशिप मिला है कि लिक्विड लेवल कितने हाइट तक राइज होगा इन अ कैपिलरी ट्यूब, एच के टर्म्स में अगर हमें निकालना है तो एच इज इक्वल टू 2T/रो जी आर। तो हाइट कितना राइज होगा इन अ कैपिलरी ट्यूब, वाटर कितना राइज होने वाला है, ये आपको पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर कैपिलरी ट्यूब इज। उसमें कितना हाइट राइज होगा कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का, वो आपको पता होना चाहिए। अब आपको जो ये आर दिया है रेडियस, ये रेडियस एक इमेजिनरी वाटर ड्रॉप का है जो एक कैपिलरी ट्यूब में जो मिनिस्कस बन रहा है उसका रेडियस है। जो मिनिस्कस बन रहा है उसका रेडियस है। लेकिन इस मिनिस्कस का रेडियस लेके हमको क्या मिलेगा? हमें तो ऐसा कुछ रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा जहां पे हमें इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस आ जाए। जैसे ये वाला डिस्टेंस है, ये कैपिलरी ट्यूब का रेडियस हो जाएगा, है ना? कैपिलरी ट्यूब का रेडियस मिलेगा हमें। यहां पे अगर मैं देखूं तो कैपिलरी ट्यूब का रेडियस मिलना चाहिए। ये वाला डिस्टेंस भी कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या आपको? तो आपको अगर ये रिलेशनशिप निकालना है तो थोड़ा और डायग्राम को मॉडिफाई करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा डिटेल में। ये मिटा देता हूं, ठीक है, ये भी थोड़ा सा मिटा देता हूं। तो आपको पता है कि जब भी वाटर लेवल राइज होता है कैपिलरी ट्यूब में, तो ऐसा मिनिस्कस है, कॉन्केव मिनिस्कस है, इसका सेंटर से अगर मिनिस्कस के निकाला जाए वो रेडियस है हमारा, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, है ना, स्मॉल आर। स्टैंडर्ड नोटेशन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको फॉर्मूला बन जाए आपका। सो हमें पता है कि दिस इज एंगल थीटा, मतलब यहां तक एंगल थीटा है, दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बचा हुआ एंगल जो होगा हमारा, वो एंगल कितना होगा? अगर ये मैं यहां पर निकालू, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस निकालूंगा मैं, ये भी रेडियस ही बन जाएगा मेरा,
अगर ये रेडियस है तो ये वाला भी रेडियस है, तो रेडियस मैं यहाँ पर भी बना सकता हूँ। समझ में आ रहा है आपको? ये रेडियस है, अगर यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो 90 है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? तो ये भी थीटा बन जाएगा। सिंपल है ना? इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90 और ये भी 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा, है ना? तो ये 90 माइनस थीटा है, तो टेंजेंट और ये वाला रेडियस के बीच में भी एंगल 90 डिग्री है, तो ये बन जाएगा थीटा। ठीक है, तो हमारे पास स्मॉल आर और कैपिटल आर में एक रिलेशनशिप हमको मिल रहा है। ठीक है, वो भी एंगल हमारा थीटा बन चुका है। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हो कि स्मॉल आर या कॉस थीटा इज एडजेसेंट साइड, दैट इज आर अपॉन कैपिटल आर। तो आप लिख सकते हो स्मॉल आर इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा। तो स्मॉल आर के टर्म्स में हम लोग आंसर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें स्टैंडर्ड नोटेशन चाहिए, ताकि कैपिलरी ट्यूब में हाइट कितना राइज हुआ, कैपिलरी ट्यूब का आपको रेडियस दिया होगा, उससे आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। तो ये बन जाएगा h इज इक्वल टू 2t, कैपिटल आर की वैल्यू डाल देंगे, r इज इक्वल टू आर बाय कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे रो जी आर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा r डिवाइडेड बाय रो जी आर। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आपको मिलता है अगर आपने वाटर एंड ग्लास इंटरफेस फॉर कैपिलरी ट्यूब लिया तो। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेशनशिप बना सकते हो, बहुत ही आसान जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज, तो जब भी हम मर्क्यूरी और ग्लास का मेनिस्कस मतलब कैपिलरी ट्यूब देखते हैं, तो मेनिस्कस कुछ कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनता है, राइट? मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट हमारा बनेगा पानी के अंदर, हो जाएगा थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। तो जब भी ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, फॉल करता है या डिसेंड करता है, तो जो भी पानी भरा हुआ है इस मेनिस्कस में, थोड़ा सा अगर हम उसको लार्जर एक्सटेंट पे देखें, अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ इसका डायग्राम, फिर से थोड़ा सा कैपिलरी ट्यूब बड़ा बनाऊंगा, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि वाटर लेवल कॉन्वेक्स शेप का वाटर लेवल है, लेकिन फॉल हुआ है। मतलब यहां पर कुछ अलग प्रेशर है, यहां पर कुछ अलग प्रेशर होगा, यहां पर कुछ अलग प्रेशर होगा, और यहां पर कुछ अलग प्रेशर होगा। यहां पर मैं डी पॉइंट लेता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपको ये फॉल क्यों हुआ है अगर ये जानना है, मतलब पानी बाहर निकल रहा है यहाँ से, या फिर ये मर्क्यूरी बाहर निकल रहा है यहाँ से, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वही यहाँ पे होगा, और इसके अंदर जो पॉइंट अगर बी मैंने पकड़ा तो वहां प्रेशर, तो पॉइंट ए और सी पे अगर मैं प्रेशर देखने जाऊं, तो पॉइंट ए पर, एट पॉइंट ए प्रेशर विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। पॉइंट बी पे कितना प्रेशर होगा, वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस के नीचे है, मतलब यहां पर है पॉइंट, तो कितना हो जाएगा, ज्यादा होगा प्रेशर, पी नॉट प्लस 2t बाय आर, जो कि हम लिक्विड ड्रॉप का मानते हैं। और प्रेशर एट सी, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, बिकॉज इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। सही बात है, तो ये तीन चीजें अगर आपको ध्यान में आ गई तो आप कर सकते हो। फिर भी लिक्विड लेवल फॉल क्यों हुआ है, देखो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू, तो क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस करने के लिए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जो भी लिक्विड है, इस केस में मर्क्यूरी है, वो मूव करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो अब यहां पर क्या होगा कि जैसे ही लिक्विड लेवल कम हुआ, पॉइंट बी पे और पॉइंट जो उसके लेवल में है, सेम लेवल पे, है ना, वहां पे क्या होना चाहिए, प्रेशर सेम होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? तो प्रेशर एट डी शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। तो प्रेशर एट बी कितना है, पी नॉट प्लस प्रेशर एट डी कितना हो जाएगा, प्रेशर एट डी अगर मैं देखूं तो प्रेशर एट डी पी नॉट प्लस एच रो जी, जितना भी हाइट होगा, अगर ये हाइट ट्रेवल किया है इसने, इस वाटर में हाइट एच है, तो एच रो जी होगा। ठीक है ना, सेम लेवल और सेम लिक्विड, उसमें आपको सेम प्रेशर मिलेगा। और यहां पर पॉइंट बी पे जो प्रेशर था वो कितना हो जाएगा, वो इक्वेट करेंगे हम लोग, पी नॉट प्लस
2t r हो 2t/r हो जाएगा। तो P नॉट कैंसिल हो गया, हमें मिला h रो g इज इक्वल टू 2t/R। तो h इज इक्वल टू 2t/रो g कैपिटल R। तो हमें जो रिलेशनशिप मिल रहा है, हमें जो हाइट ऑफ द फॉल इन कैपिलरी ट्यूब, उसमें रिलेशनशिप फिर एक इमेजिनरी जो स्पीयर है लिक्विड ड्रॉप का, उसका मिलेगा। अगर मैं इसका एक इमेजिनरी स्पीयर बनाऊं तो यहाँ पे इसका रेडियस मुझे मिलेगा, राइट, ये मुझे रेडियस मिलेगा ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ऐसा कुछ रेडियस मिलेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ रेडियस मिलेगा, ठीक है। उस रेडियस को हमें क्या करना है, उस रेडियस का हमें वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ कि लेट अस सपोज कि आपके पास ऐसा कुछ मेनिस्कस है जिसका रेडियस r है और एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको मिल जाएगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा है, यहाँ पे है एंगल ऑफ कांटेक्ट या यहाँ पर है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे, है ना, θ2 पकड़ लेता हूँ, θ1 पकड़ लेता हूँ इसमें, क्योंकि अब मुझे अब कुछ करना है। और जो भी ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये एंगल ऑफ θ1, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है हमारा θ1, और इसको मैं θ2 पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बन गया हमारा इनसाइड द लिक्विड, तो ये θ1 बन गया, ठीक है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं, रुकिए। सो जो डायग्राम मैं बनाना चाह रहा हूँ कुछ ऐसा दिखेगा। θ1 is the angle of contact inside the liquid और ये θ2 है, ठीक। अब यहां पर मुझे पता है कि अगर ये रेडियस है मेनिस्कस का, मतलब जो लिक्विड ड्रॉप बन रहा है हमारा वो, और ये क्या बन जाएगा उसका, यहां से यहां तक जो कैपिलरी ट्यूब है उसका रेडियस बनेगा स्मॉल r। तो हमें स्मॉल r के टर्म्स में लिखना है ताकि हम इक्वेशन में कभी भी यूज कर पाए इसको। तो स्मॉल r की हमें वैल्यू निकालनी है। तो रिलेशनशिप ऑफ स्मॉल r विथ रिस्पेक्ट टू ये कैपिटल R, तो कैपिटल R को हमें यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अगर ये भी मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालता हूँ तो ये रिमेनिंग एंगल θ2 है, मैंने जानबूझ के लिया है, ये वाला टोटल एंगल θ1 हो जाएगा। तो आप देखो अगर ये परपेंडिकुलर है इसको तो ये 90 डिग्री है ना, तो ये 90 माइनस θ2 हो जाएगा ये वाला एंगल, ठीक है। और ये टेंजेंट और ये वाला रेडियस जो इस मेनिस्कस का रेडियस है वो 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर है, तो उससे ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, θ2 बन जाएगा। समझ में आया? तो ये एंगल θ2 है, तो θ2 एंगल आप लिखना है cos ऑफ θ2, कितना हो जाएगा cos ऑफ θ2, एडजेसेंट साइड दैट इज स्मॉल r अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज कैपिटल R। तो कैपिटल R की वैल्यू लिख सकते हो स्मॉल r बाय cos θ2, है कि नहीं। तो अब cos θ2 क्या है, cos θ2 क्या है, ये टोटल 90 माइनस θ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos θ2 को भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा इसके टर्म्स में। मतलब ये जो टोटल एंगल ऑफ कांटेक्ट है, अगर ये पूरा ऐसा जाता है ना तो ये 180 होता, और ये पूरा जो बचा हुआ एंगल है दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट θ1। सही बात है जो मैं लिख रहा हूं, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। ये पूरा का पूरा एंगल जो है ये वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट दैट इज θ1। मैं इसको θ2 को मैं पाई माइनस θ1 या 180 माइनस θ1 भी बोल सकता हूँ, ठीक है, 180 माइनस θ1 भी बोल सकता हूँ θ2। तो वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे तो 180 से चेंज हो रहा है तो कॉस को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वही वैल्यू रह जाती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
H इज इक्वल टू 2t अपॉन रो g, r इज स्मॉल r इंटू कॉस थीटा 2। दिख रहा है आप लोगों को? अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां लिखता हूं H इज इक्वल टू 2t रो जी स्मॉल r कॉस थीटा 2। तो कॉस थीटा 2 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं रो जी आर कॉस 180 माइनस थीटा 1। तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा 1 अपॉन रो जी स्मॉल r। ये थीटा 1 क्या है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, 2t कॉस थीटा 1 रो जी स्मॉल r। समझ में आ रहा है आपको? तो दोनों के केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डाल दीजिए, यहाँ पे रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब डाल दीजिए, बाकी पैरामीटर्स तो कांस्टेंट ही है। वो मिनिस्कस कैसा भी हो, आपको सीधा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को यूज करना है और आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ज़ुरिन्स लॉ इसमें बोला गया है कि इफ ऑल दिस फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, जैसे सरफेस टेंशन हो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, डेंसिटी ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट, अगर ये सब कांस्टेंट है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट जहां पर लिक्विड लेवल राइज होता है कैपिलरी ट्यूब में और जो उसका रेडियस फॉर्म होता है, मतलब जो मिनिस्कस फॉर्म होता है उसका जो रेडियस है ना, उनका जो रेशो, उनका जो प्रोडक्ट है दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मतलब अगर हाइट बढ़ती है तो ये जो रेडियस है इस कर्व का वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर हाइट कम है, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब की, तो जो रेडियस होगा उस कर्वेचर का, जिस फ्लूइड का जो राइज कर रहा है कैपिलरी ट्यूब में, वो बढ़ जाएगा, लेकिन कभी भी वो लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करेगा। तो अगर हाइट कम है, एच डैश इज लेस देन एच, तो रेडियस विल बी आर डैश विल बी ग्रेटर देन आर। तो ये हमेशा मेंटेन रहता है अकॉर्डिंग टू ज़ुरिन्स लॉ जो हमें बताया गया। तो यहाँ पे आर, स्मॉल आर जो है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है। तो रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब अगर बहुत छोटी है तो लिक्विड लेवल बहुत, अगर ये छोटी है तो हाइट बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इससे ये भी रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि क्या रिलेशनशिप है इसमें, प्रोवाइडेड ऑल दिस फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। तो दिस इज कॉल्ड एज ZURIN ज़ुरिन्स लॉ। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आप यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ज़ुरिन्स लॉ हम लोग बोल सकते हैं HR बाय R डैश, H डैश R डैश इज इक्वल टू H इंटू R। ठीक है, दे ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। अगर अपने पास दो पैरेलल ग्लास प्लेट्स है और उसके बीच में पानी है, तो आपने देखा होगा कि जब ये प्लेट्स चिपक जाती है एक दूसरे के साथ तो बहुत डिफिकल्ट होता है इनको दूर करना, क्योंकि यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और ये जो प्लेट का, जैसे थोड़ा हॉरिजॉन्टली निकालने की कोशिश करता हूं कि अगर प्लेट्स है ऐसे, तो यहां पर क्या होगा कि जो पानी जमा हो जाएगा, थोड़ा सा गैप नहीं है इनके बीच में, अगर ये प्लेट चिपक गई तो वो निकालना डिफिकल्ट क्यों होता है? हमें जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा एक्सटर्नली इनको सेपरेट करने के लिए, वो बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। वो फोर्स कितना होगा? तो देखते हैं कि अगर पानी के साथ ग्लास का कांटेक्ट हो जाता है, हमें पता है एक कॉनकेव मेनिस्कस बनता है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर -2T/R होगा, कम होता है वहां पे प्रेशर। तो जब भी
ऐसी सिचुएशन बनती है कि प्लेट के अंदर है ना प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर कम है और बाहर प्रेशर ज्यादा है। यहाँ पर देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। और ये जो है इसका एरिया ए है। दोनों प्लेट्स इक्वल है और दोनों पैरेलल है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनको दबा रहा है इस पर्टिकुलर एरिया को, तो प्रेशर इनटू एरिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया लगा के ही हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, सो दैट क्या हो जाएगा, हमें इन प्लेट्स को सेपरेट करने में मदद मिलेगी। समझ में आ रहा है आपको? तो यहां पर क्या हो जाता है कि अगर मैं इस प्लेट को ऐसे बनाऊं, थोड़ा मैथमेटिकली कुछ चीजें समझाने की मैं अगर कोशिश करूं, तो बहुत कुछ लिख दिया है मैंने यहाँ पे, इनको मिटा देता हूं। तो ऐसा कुछ कर्वेचर हमको मिलता है। ऐसे कुछ कर्वेचर में यहाँ पर आपको एक ये टी बाय आर हो जाएगा, टी बाय आर सिलेंड्रिकल बन जाता है ना ये प्लेट। दो प्लेट के बीच का एरिया इज टी बाय आर। हमने देखा था कि अगर लिक्विड ड्रॉप है तो एक्सेस प्रेशर बन जाता है 2 टी बाय आर, बबल अगर है तो 4 टी बाय आर। और अगर दो पैरेलल प्लेट्स है तो सिलेंड्रिकल एरिया जो मतलब एक ऐसा कर्वेचर बनेगा ना, यहाँ पे पूरा कंटिन्यूअस एक ऐसा कर्वेचर बनेगा, ठीक है। तो वो सिलेंड्रिकल बनता है, तो दैट बिकम्स टी बाय आर, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिए। तो ये टी बाय आर से कम होगा। समझ में आ रहा है? तो इसको अगर हम कंटिन्यू करते हैं और प्लेट और फ्लूइड के अंदर जो सरफेस इन कांटेक्ट लगाते हैं विद इन द लिक्विड, तो ऐसा कुछ सरफेस बन जाता है ना। और ये वाला जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज थीटा, राइट। अगर ये ऐसा एंगल बन रहा है थीटा, हमारे लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा विद इन द लिक्विड, कि ये पूरा बन जाएगा। देखो अगर ऐसा है, हमने देखा है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा बनता है, तो यही एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा बन गया। और ये अगर कर्वेचर हमने लिया है बाहर, जैसे यहाँ पे हमने लिया था, ये कर्वेचर का रेडियस आर बन जाता है, तो यहाँ पर भी रेडियस आर बन जाएगा, ठीक है ना। और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल आर है, स्मॉल आर मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस इज आर, मतलब रेडियस ऑफ दिस या डिस्टेंस बिटवीन द टू, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स अगर डी है तो ये बन जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डी बाय 2 बन जाएगा, ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसीलिए हम इसको डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को अगर डी लेते हैं यहाँ तक, तो ये हाफ हो जाएगा डी बाय 2। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पर दूर लिखता हूँ कि हमें आधा डिस्टेंस लेना है। तो ये अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो ये बन जाएगा ये वाला जो रेडियस और ये टेंजेंट, इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये भी एंगल थीटा बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बन जाएगा आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट साइड, दैट इज टी बाय 2 अपॉन आर। तो आपको ये इक्वेशन आर के टर्म्स में लिखना है, डी बाय 2 कॉस थीटा, है ना। डी बाय 2 इधर चला गया, आर कॉस डिनोमिनेटर में आएगा, कॉस थीटा। तो दिस इज द रिलेशनशिप। तो आप जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस मेनिस्कस के वजह से ले रहे थे, उसको आपने रिप्लेस कर दिया, और डी के टर्म्स में जो भी आंसर है आपका वो आप लिखेंगे। हमें पता है कि एक्सेस प्रेशर कितना हो रहा है। एक्सेस प्रेशर हमें जो ये पुट कर रहा है और अंदर में जो प्रेशर है ना, वही लेना पड़ेगा। तो अंदर में कितना प्रेशर है हमारे लिए अंदर में प्रेशर है पी नॉट माइनस टी बाय आर इंटू जो लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह पे लग रहा है, लेकिन अंदर जो प्रेशर है वो कम है एज कंपेयर टू बाहर का प्रेशर। तो हमें ये वाला प्रेशर लगाना पड़ेगा सो एज टू सेपरेट द प्लेट्स। तो फोर्स अप्लाइड विल बी द प्रेशर इनसाइड into area of the plate. तो pressure inside will be P naught minus TR
और बाहर में जो प्रेशर है, ये वाला जो प्रेशर है और बाहर का प्रेशर भी ऐड कर देंगे कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पी नॉट माइनस अंदर का प्रेशर, तो पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस टी आर इंटू एरिया, राइट। बाहर का प्रेशर पी नॉट है, अंदर का प्रेशर है, तो क्या करेगा, ये प्रेशर का डिफरेंस हो जाएगा और वो प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया हमारे लिए फोर्स बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, टी आर इंटू ए, एफ इज इक्वल टू टी ए बाय आर। दिख रहा है क्या आपको? अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं साइड में लिखता हूँ। तो प्रेशर डिफरेंस पी नॉट कैंसिल, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टी ए बाय आर। और टी ए बाय आर की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, टी ए आर की वैल्यू लिखेंगे डी बाई टू कॉस थीटा। ये हो जाएगा टी ए cos theta 2ta cos theta by d. 2ta cos theta by d is the relationship between the, मतलब जो भी फोर्स आएगा तो वहां पे सरफेस टेंशन इनटू एरिया ऑफ द प्लेट्स, और जो भी एंगल है, मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट जो भी मिल रहा है मेनिस्कस के साथ, वो लिख देंगे और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट आप निकाल लेंगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा है इसको, प्लीज आप इसको ट्राई कीजिए। तो एक इंटरेस्टिंग केस दिया हुआ है, सोप बबल। ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया गया है जहां पे सोप बबल 2, सोप बबल 1 दोनों लटकाए गए। तो इसका रेडियस छोटा है R1, इसका रेडियस बड़ा है R2। तो आपको पूछा गया है कि कौन से बबल में से दूसरे बबल में एयर जाएगी। अगर हमने ये नॉब खोल दिया, दूसरा वाला भी नॉब अगर खोल दिया, तो क्या हो जाएगा, द एयर फ्रॉम विच बबल मूव। तो अभी हमको पता है कि जो स्मॉलर बबल है ना, और ये बड़ा बबल है, तो हमें ऑब्वियस सा चीज लगता है कि बड़े बबल में से छोटे बबल में एयर मूव करनी चाहिए, पर ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा अगर आपने इसके बारे में सोचा नहीं। तो देखिए क्या होता है कि हम जब प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर इनसाइड बबल वन डिपेंड्स अपॉन, अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस बबल बोलूं तो 2T बाय R1 हो जाएगा, रेडियस ऑफ द बबल। और बबल 2 के बारे में अगर प्रेशर निकालूं तो हो जाएगा प्री एटमॉस्फेयर प्लस 4T बाय R2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब भी आपको बबल 1 और बबल 2 की बात चल रही है तो अभी आपको देखना है कि प्रेशर इन बबल 1 इज ग्रेटर देन प्रेशर इन बबल 2। तो इसमें गलती हो जाती है, तो इसमें ये होगा कि बबल 1 और छोटा हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर एयर विल मूव फ्रॉम बबल 1 टू बबल 2, और बबल 2 और बड़ा हो जाएगा इसका रेडियस। समझ में आ रहा है? तो आप प्लीज इस पे ध्यान दें, क्योंकि इसमें कॉमन मिस्टेक है, एकदम जल्दबाजी में ऐसा आंसर कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर इन बबल 1 इज ग्रेटर देन प्रेशर इन बबल 2। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिए।